Hello students, today I am going to discuss with you the most important topic with reference to NEET. This topic is bionumericals or the numericals in genetics, which require skill to solve, which require concept to solve, because in NEET you cannot afford to waste time. वहाँ पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वही कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ताकि अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उन जैसे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Several black guinea pigs of the same genotype were mated and they produced 29 black and 9 white offsprings. So what would be the genotype of the parents? क्या पूछा गया है? पेरेंट्स का जीनोटाइप। और जो हमको हिंट दी हुई है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि जो पेरेंट के जीनोटाइप है वो सेम है, यानी मेल फीमेल दोनों का जीनोटाइप एक ही है, अलग अलग नहीं है। और दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है ऑफस्प्रिंग का 29 ब्लैक और 9 वाइट। अब इस रेशियो को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, 29 और 9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स टू 3:1। और 3:1 किसका रेशियो है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका रेशियो है 3:1। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, मेंडल के लॉज पढ़े होंगे, उसमें रेशियो जो सेग्रीगेशन का है वो 3:1 आता है। और अब आप याद करिए कि 3:1 जो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो है उसमें पेरेंट्स कैसे होते हैं? कुछ याद आया? पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होते हैं। तो जब पेरेंट्स वहाँ हेट्रोजाइगस होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से बेस्ड है, तो जब पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो यहाँ भी पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे। अब आप नीचे क्रॉस बनाया देख लीजिए, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, मेल और फीमेल वो भी सेम जीनोटाइप, चूंकि सेम है तो दोनों ही के जीनोटाइप सेम है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी मेल हो गया, फीमेल वो भी कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। अब आप देखिए एक जो ब्लैक बन रहा है 3:1 में, जो एक ब्लैक बन रहा है वो होमोजाइगस ब्लैक यानी कैपिटल बी। दो हेट्रोजाइगस ब्लैक बन रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक वाइट बन रहा है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया अगर आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट लग गया, समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे बेस्ड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टोमेटोज जीनोटाइप्स स्मॉल ए स्मॉल बी small c produces 100 gram of tomatoes, and capital A, capital B, capital C produces 160 gram of tomatoes, each dominant gene causing an increase of 10 gram. Give the weight of tomatoes in the parents and progenies in the following crosses. क्रॉसेस नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रिसेसिव टोमेटो है जिसमें सब कुछ स्मॉल है, ए बी सी तीनों स्मॉल है, उसका वेट, उस टोमेटो का वेट जो है वो 100 ग्राम है। ओके, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि जो रिसेसिव टोमेटो है उसका वेट है 100 ग्राम, और जो डोमिनेंट है जिसमें सब कुछ डोमिनेंट है, ए भी कैपिटल में है, बी कैपिटल में है, सी कैपिटल में, कंप्लीटली डोमिनेंट है, उसका वेट जो है 160 ग्राम है। और ये क्वेश्चन में दिया है कि ईच डोमिनेंट जीन इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन 10 ग्राम। ठीक है, तो ए बी और सी अगर डोमिनेंट में आप देखिए तो 2 कैपिटल ए हो गए, 2 कैपिटल बी हो गए और 2 कैपिटल सी हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल डोमिनेंट? 6, 2 ए 2 बी और 2 सी, तो 6 हो गए। और 10-10 ग्राम 10-10 ग्राम जो है वो वेट इंक्रीज कर गया, तो डोमिनेंट का वेट ऑटोमेटिकली 100 तो रिसेसिव था और 6 यहाँ से इंक्रीज हुआ यानी 10 ग्राम 60। ओके, 6 डोमिनेंट जीन थे ना यहाँ पर जो बढ़ गए हैं, तो 60 ग्राम इंक्रीज हो गया, तो डोमिनेंट का वेट हो गया 160 ग्राम। ओके, अब जो है हमको निकालना है, पेरेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स का जो वेट है, पेरेंट्स के जीनोटाइप दिए हैं उनका वेट निकालना है, और उनके क्रॉस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका टोमेटो का वेट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, इसको क्रॉस कराया गया है स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी से, तो ये दोनों पेरेंट हैं। तो पहले तो इन दोनों पेरेंट्स का वेट निकाला जाए। अब देखिए कैपिटल ए 2 बार दिया है, तो ओवरऑल जो रिसेसिव था उसका वेट कितना था? 100 था। ओके, और 2 कैपिटल ए यहाँ पर और आ गए हैं, तो वेट कितना हो जाएगा इसका? 10 और 10
दो डोमिनेंट से 10 और 10 वेट बढ़ेगा, तो इस वाले पेरेंट का यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इसका जो वेट है वो आएगा 120 ग्राम। अब नेक्स्ट पेरेंट देखिए आप, इसमें भी दो डोमिनेंट बढ़े हैं यानी कि 20 ग्राम इसमें ही बढ़ गया, 100 तो पहले से ही है रिसेसिव का वेट, तो इसका भी 20 ग्राम बढ़ गया, तो इसका भी वेट हो गया 120 ग्राम। ठीक है, ये तो पेरेंट का जो पेरेंट टोमेटोज हैं उनका वेट निकल आया। पूछा गया है पेरेंट का भी वेट बताइए और प्रोजेनी का भी वेट बताइए, जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है इनके क्रॉस के थ्रू उसका ही वेट बताना है। तो इसमें देखते हैं कि इनका जो प्रोजेनी है वो कैसा होगा, इनके क्रॉस से जो बनेगा, इनके क्रॉस से जो प्रोजेनी बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड बोथ स्मॉल सी, बिकॉज कैपिटल सी दोनों पेरेंट में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और 2 बार स्मॉल सी, कैपिटल सी यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ये है प्रोजेनी। तो प्रोजेनी में डोमिनेंट कितनी जगह पर आया, ए में आया एक बार, बी में आया एक बार 20 ग्राम, तो प्रोजेनी का वेट जो है वो भी 120 ग्राम होगा। क्लियर। नाउ द सेकेंड केस आप देखिए, जो पेरेंट है, पहले पेरेंट का जो है जीनोटाइप बताना है, तो सॉरी वेट बताना है, तो पहले पेरेंट का वेट देखते हैं। पेरेंट्स हैं इनके कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। डोमिनेंट कितनी बार आया यहाँ पर, डोमिनेंट यहाँ पर 3 बार आया, तो वेट होगा 100 + 30, ओके 130 ग्राम। तो एक पेरेंट जो इसमें 130 ग्राम का है जो टोमेटो है। दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर। कितनी बार डोमिनेंट आया, 3 बार, 2 बार बी में आया और 1 बार जो है यहाँ पर सी में आया। ठीक है, तो ओवरऑल वेट कितना हो गया इसका 130। तो दोनों ही पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं वो 130 ग्राम के टोमेटोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनके ऑफस्प्रिंग देखें कैसे बनेंगे, ऑफस्प्रिंग का पहले जीनोटाइप देखें कैसा बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा उसमें क्या होगा देख लेते हैं। जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग देखिए सामने आपके, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बन के आ गया। अब इसमें भी डोमिनेंट 3 बार दिख रहा है आपको, तो जब डोमिनेंट इसमें 3 बार दिख रहा है तो ऑफस्प्रिंग का वेट भी जो है 100 + 30 130 ग्राम्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस लाइन का मतलब समझ लिया जाए। अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, देखिए कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, ये जो नॉर्मल वुमेन लिखा है इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब ये हुआ कि फादर होंगे XCY। क्लियर। और फादर अगर XCY है तो फादर जो है X क्रोमोसोम डॉटर को ट्रांसमिट करता है, सन को तो ट्रांसमिट करता है Y क्रोमोसोम। तो कलर ब्लाइंडनेस फादर से सन में तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि फादर से सन में क्या आता है Y क्रोमोसोम, और कलर ब्लाइंडनेस क्या है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि X क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला डिसऑर्डर। तो ये जो XCY फादर थे, जो कलर ब्लाइंड फादर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनका जो XC है ये डॉटर में ट्रांसमिट होगा। तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल वुमेन, एक्चुअली ये कैरियर है। ठीक है, तो ये कैरियर वुमेन मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, इनकी शादी जो हुई वो भी कलर ब्लाइंड मैन से हुई। कलर ब्लाइंड मैन मतलब XCY। ठीक है, यानी कि ससुर का और दामाद का दोनों का ही जेनेटिक कंपोजिशन जो है कलर ब्लाइंडनेस का वो सेम है। वो जो ससुर है वो भी XCY है और जो ये दामाद है ये भी XCY है। ठीक, और जो बेटी है नॉर्मल वुमेन वो है XCX, यानी कि कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द चांसेस दैट द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ए कलर ब्लाइंड बॉय, यानी कि चांसेस क्या है कि इन दोनों का जो पहला लड़का होगा, बॉय पूछा गया है, पहला लड़का होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, अब आप क्रॉस देखिए, क्रॉस में देखिए दिख रहा है कि वोमेन जो है XCX और हस्बैंड XCY कलर ब्लाइंड है। तो आप देखिए जो सन की बारे में बात जो पूछा गया है, सन उसका परसेंटेज जो चांस पूछा गया है,
चार में से जो 4 ऑफस्प्रिंग हैं उसमें कितना ऑफस्प्रिंग जो है सन के बारे में पूछा गया है, कितने ऑफस्प्रिंग सन कलर ब्लाइंड हैं? 1, 2 तो डॉटर्स हो गई और 2 सन में एक सन जो एक लड़का है वो कलर ब्लाइंड हो गया। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आ रहा है? 1:4। ठीक है, चारों बच्चों में, लड़कों में अगर देखा जाए तो चारों बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कों में 1 लड़का कलर ब्लाइंड। तो अगर सिर्फ सन्स की बात यहाँ पे पूछी जाती, देखिए ध्यान यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ यहाँ पर सन की बात पूछी जाती कि कितने सन अफेक्टेड हो रहे हैं तो हम आंसर देते 50%। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि ओवरऑल क्या चांस है कि जो पहला ऑफस्प्रिंग होगा, पहला लड़का जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो हम ओवरऑल कैलकुलेट करके बताएंगे कि 4 में से 1 लड़का जो है वो कलर ब्लाइंड है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा 1/4 या 25%। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट, ऑफ ऑल द गर्ल्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज पेरेंट्स व्हाट परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर ब्लाइंड? ये भी क्वेश्चन आपका इस जो आपने यहाँ पे पुनीत स्क्वायर बनाया था यहाँ पे भी बना हुआ है, इसी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द गर्ल्स प्रोड्यूस्ड, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बन रही हैं उसमें से कितनी लड़कियां जो हैं, परसेंटेज कितनी लड़कियां जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगी? देखिए आपके सामने बना हुआ है, जो 2 लड़कियां हैं, जो 2 डॉटर्स हैं, उसमें 50% डॉटर्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगी। तो बी ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, इसका आंसर होगा 50% गर्ल्स जो हैं वो नॉर्मल होंगी और 50% गर्ल्स दे विल बी कलर ब्लाइंड। नाउ द थर्ड पार्ट, ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन फ्रॉम दीज पेरेंट्स, यानी सारे बच्चों में, ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन फ्रॉम दीज पेरेंट्स व्हाट प्रोपोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल? कितने बच्चे नॉर्मल माने जा सकते हैं? ठीक है, बहुत आसान है। तो 50, अभी इसके पहले हमने बी पार्ट में डिस्कस किया कि कितने बच्चे कलर ब्लाइंड हैं, 50%। तो नॉर्मल कितने होंगे वो भी आपको यहाँ सामने पुनीत स्क्वायर में ही दिख रहा होगा, और नहीं तो आप माइनस कर दीजिए, 50% अगर अफेक्टेड हैं तो नॉर्मल जो है वो भी 50% ही होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखिए सामने पुनीत स्क्वायर बना हुआ है, क्रॉस करके मैंने दिखाया हुआ है, इसमें समझ में आ रहा है कि कितने नॉर्मल हैं कितने अफेक्टेड हैं। अच्छा देखिए, नॉर्मल में मैंने एक फीमेल को रखा हुआ है XCX कैरियर फीमेल को कभी भी अफेक्टेड की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, क्योंकि कैरियर का मतलब होता है जो कि डिजीज़ कैरी करती है, डिसऑर्डर कैरी करता है, लेकिन वो खुद अफेक्टेड नहीं होता है। तो कैरियर का यही मतलब होता है कि खुद अफेक्टेड नहीं है। तो अगर ये खुद अफेक्टेड नहीं है, भले इनके अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस के जो है डिसऑर्डर पाए जा रहे हैं, तब भी इनको नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल ही माना जाएगा इन केस ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिड कपल बोथ ऑफ whom had normal vision प्रोड्यूस्ड अ कलर ब्लाइंड सन। यहाँ पे जो सन है वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन पेरेंट्स इसके नॉर्मल हैं। ठीक है, तो सन अगर कलर ब्लाइंड है तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? XCY। ठीक है, ये इसका जेनेटिक कंपोजिशन होगा कलर ब्लाइंड सन का। तो Y तो फादर से आया, XC कहाँ से आया? मदर से। तो दैट मीन्स मदर जो है वो कैरियर है, क्योंकि XC आया है तो मदर कैरियर है, क्योंकि दिख तो नॉर्मल रही है, क्वेश्चन में तो लिखा है मदर नॉर्मल है, लेकिन XC वहीं से आया है, तो दैट मीन्स मदर कैरियर है, फादर इनके नॉर्मल हैं, और वहाँ से इनको कलर ब्लाइंड सन जो कैरेक्टर आया वो मदर से आया है। ठीक, नाउ एग्जामिनेशन ऑफ द सेल सैंपल फ्रॉम द सन शोड द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। अच्छा, इस सन का जब सेल का सैंपल जो है एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उसमें बार बॉडी ये प्रेजेंट हैं। अब ये बार बॉडी क्या होती है ये मैं आपको समझा दूं 1 मिनट में। बार बॉडी जो होती है, एक X क्रोमोसोम के अलावा अगर कोई भी X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और वो इनएक्टिव X क्रोमोसोम बार बॉडी कहलाता है। जैसे फीमेल्स का जनरल कंपोजिशन है, क्रोमोसोमल कंपोजिशन 44 + XX, तो इस 2 X में से एक X इनएक्टिव रहता है, वो सिर्फ जो है जब गैमीट्स बनते हैं उस वक्त वो एक्टिव होता है, वरना नॉर्मली अगर फीमेल के सेल का एग्जामिनेशन किया जाए तो एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव मिलेगा, और उस इनएक्टिव X क्रोमोसोम का बार बॉडी कहते हैं। मेल्स में बार बॉडी नहीं प्रेजेंट होती हैं, यानी इनएक्टिव X क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि बार बॉडी क्या है, एक X क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरा प्रेजेंट होगा वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो मेल्स में तो एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पे बार बॉडी नहीं प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि सन में बार बॉडी प्रेजेंट है,
सन का तो क्रोमोसोमल कंपोजिशन XY होता है, मेल का तो XY होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि बार बॉडी प्रेजेंट है सन के अंदर, दैट मीन्स इसका जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन होगा वो होगा XXY। क्लियर? XXY क्रोमोसोमल कंपोजिशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखिए, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द सन। तो जीनोटाइप क्या होगा इनका? जीनोटाइप होगा XXY, और XXY क्या है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो पहला तो केस ये हो गया कि ये जो सन है इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, XXY है, और दूसरा ये कलर ब्लाइंड भी है, तो किसी भी एक X क्रोमोसोम पर C लगा होगा। ठीक है, एक X क्रोमोसोम तो बार बॉडी बन गया, और दूसरा X क्रोमोसोम एक्टिव है चूंकि, तो उस पर जो है C लगा हुआ है, तो इनका जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन यानी जो जीनोटाइप होगा वो होगा 44 प्लस X। इस X पर आप डॉट लगा दीजिए, डॉट का मतलब हुआ ये बार बॉडी बन गई, इनएक्टिव हो गई। दूसरे X क्रोमोसोम पर आप C लिख दीजिए, और Y तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये इनका जो है वो जीनोटाइप हो गया सन का। दूसरा क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द कॉज फॉर दिस जीनोटाइप, यानी सन को जो ये प्रॉब्लम हुई है, जो सिंड्रोम हुआ है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये कैसे हुआ है, इनमें एक क्रोमोसोम कैसे बढ़ गया है। बहुत ही आसान सा आंसर है, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा रहता है कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं किस वजह से होती हैं कि सेल डिवीज़न बराबर से नहीं हो पाता है और क्रोमोसोम कहीं कम या कहीं ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा टर्म है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ मियोसिस। तो जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का बी पार्ट कि व्हाट इज द कॉज फॉर दिस जीनोटाइप, इसका आंसर होगा नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलर ब्लाइंड वोमेन marries a normal visioned man. They have 2 children, a boy and a girl. ठीक, अब क्वेश्चन समझते हैं। कलर ब्लाइंड वोमेन है, यानी इसका जेनेटिक कंपोजिशन जो जीनोटाइप होगा वो होगा XC, यानी दोनों ही X पर C लिखा होगा। ठीक है, कैरियर नहीं है, कैरियर में एक ही X पर लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोनों X पर C लिखा होगा क्योंकि ये कलर ब्लाइंड है। और मैन तो नॉर्मल है, जो इनके हस्बैंड है वो नॉर्मल यानी XY नॉर्मल। ठीक, तो इन फिर आगे लिखा है दे हैव 2 चिल्ड्रंस, अ बॉय एंड अ गर्ल। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द बॉय। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कंपोजिशन कैसा होगा, और फिनोटाइप का मतलब देखने में कैसा होगा। देखने में कैसा होगा इसका मतलब है कि वो कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस बना के देख लेते हैं बहुत आसान से। तो क्रॉस आप बनाइए, देखिए जो फीमेल है XC आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, XC ये फीमेल है, मदर फादर नॉर्मल है। अब इसमें आप देखिए रिजल्ट, आप देखिए जितने भी सन्स हैं जो मेल हैं, मेल ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो XCY हैं। ठीक है, यानी कि ऑल द सन्स विल बी अफेक्टेड, जितने भी सन्स यहाँ पे हैं वो सब अफेक्टेड होंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सन का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, तो आप सिंपली बताइए कि जितने भी सन्स होंगे वो जीनोटाइप उनका होगा XCY और फिनोटाइप होगा कलर ब्लाइंड। नाउ द सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द डॉटर्स ऑफ द गर्ल्स। जो बेटियां होंगी उनके जीनोटाइप्स कैसे होंगे, उनका फिनोटाइप कैसा होगा। तो आप देखिए जितनी भी डॉटर्स यहाँ पे बन रही हैं, डॉटर्स का जीनोटाइप है XCX। जो 2 डॉटर्स यहाँ पे दिख रही हैं दोनों का जीनोटाइप सेम दिख रहा है XCX, यानी कि द डॉटर्स विल बी कैरियर्स। दिस इज द जीनोटाइप, कैरियर हैं XCX। एंड फिनोटाइप यानी देखने में कैसी हैं, नॉर्मल, क्योंकि कैरियर जो फीमेल्स होती हैं वो देखने में नॉर्मल होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लॉयड नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 12, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो 12 है, यानी 2n इज इक्वल्स टू 12। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए क्वेश्चन के कि 2n 12 दिया हुआ है यहाँ पे। अब पूछा क्या है, मोनोसोमिक इंडिविजुअल अगर बन जाए तो वो कैसा बनेगा। मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1, यानी कि 12-1, तो आंसर इसका होगा 11। नेक्स्ट ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक का मतलब होता है 2n+1, तो 2n+1 यानी कि 12+1 दैट इज 13। नाउ द नेक्स्ट टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक का मतलब होता है 2n+2, यानी 12+2 दैट कम्स टू 12+2 इज 14। ठीक है, तो टेट्रासोमी जो है 14 होगी। नेक्स्ट
डबल ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक का मतलब होता है 2n + 1 + 1, तो 2n + 1 + 1 दो बार ट्राइसोमी हो रही है, तो 12 + 1 + 1 अगेन इट कम्स टू 14. नेक्स्ट इज नलिसोमी, नलिसोमी मीन्स 2n - 2, 12 - 2 दैट इज 10. ओके. नेक्स्ट इज मोनोप्लॉइड, मोनोप्लॉइड का मतलब होता है हैप्लॉइड. ठीक है, मोनो कहिए या हैप कहिए एक ही चीज़ है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मोनोप्लॉइड. तो मोनोप्लॉइड का मतलब हैप्लॉइड होता है, तो जब डिप्लॉइड 2n 12 है तो n 6 होगा. ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, तो जब 2n कितना है यहाँ पे 12, n कितना होगा 6, तो जब n 6 होगा तो ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n यानी 3 × 6 दैट कम्स टू 18. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड का मतलब हुआ 4n, n कितना था 6, 4 × 6 दैट कम्स टू 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम occurs in humans when a particular chromosome is present in triplicate instead of in the usual diploid state. जनरली हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम, हमारे सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो ओवरऑल जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 47, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में आ जाता है. ठीक है. Such individuals have 47 chromosomes instead of the normal 46. यही मैंने बताया अभी. What proportion of offspring, अब क्वेश्चन शुरू हुआ है, What proportion of offspring produced by an affected mother with 47 chromosome, यानी यहाँ मदर को डाउन सिंड्रोम है, mated to a normal man, जो हस्बैंड है वो नॉर्मल है, मदर को यानी वाइफ जो है वो उसको डाउन सिंड्रोम है, एंड द हस्बैंड ही इज नॉर्मल. ठीक है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर विथ 47 क्रोमोसोम्स मेटेड टू अ नॉर्मल मैन वुड बी सिमिलरली अफेक्टेड. यानी कि एक डाउन सिंड्रोम वाली मदर है, हस्बैंड इनके नॉर्मल हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कितने ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे, उनमें कितने ऑफस्प्रिंग्स को डाउन सिंड्रोम होगा. दिस इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर देख लेते हैं. जो फीमेल का क्रोमोसोमल कंपोजिशन है वो है 45 + XX. जनरली क्या होता है 44 + XX. यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा है तो दैट इज 45 + XX. 47 क्रोमोसोम्स हैं और मेल तो नॉर्मल है 44 + XY. ठीक. तो अब इसके हिसाब से यहाँ पे पुनित स्क्वायर बना के चेक करते हैं कि ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे. अब देखिए आप, जो फीमेल है उसके जो गैमीट्स बन रहे हैं वो है 22 + X, एक गैमीट है 22 + X, और दूसरा वाला जो है वो एबनॉर्मल बनेगा क्योंकि एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो 23 + X बनेगा. ठीक. मेल्स में आप देखिए, जो मेल है इनके हस्बैंड हैं 22 + X, 22 + Y, वो जो स्पर्म बनेंगे वो नॉर्मल बनेंगे. बट जो ओवा यहाँ बन रहा है उसमें एक ओवा जो है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होगा. तो इस हिसाब से जब इसका क्रॉस करके देखिए आप, सामने आपके दिख रहा है, तो जो 4 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उसमें से एक डॉटर और एक सन, उसमें एक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. ठीक है. तो रिजल्ट क्या हुआ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ओवरऑल कितने बच्चों को डाउन सिंड्रोम होगा. तो आपका आंसर होगा 50% सन्स will be affected and 50% daughters will be affected. Next question, the gene frequency of a sex-linked allele in human population is 0.4 in females and 0.8 in males. Find the frequency in the entire population. अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए आप. इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसमें एक सेक्स लिंक एलील है. सेक्स लिंक एलील का मतलब जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया जैसे ये सेक्स लिंक एलील हैं, उसी तरह से ये कोई सेक्स लिंक एलील है, कोई एक कैरेक्टर है. ठीक है. वो उस पॉपुलेशन की फीमेल्स में 0.4 है. जीन फ्रीक्वेंसी उस एलील की 0.4 है फीमेल्स के केस में. उस पॉपुलेशन में 0.4 फीमेल्स उस एलील को कैरी कर रही हैं और 0.8 मेल्स उस एलील को कैरी कर रहे हैं. जीन फ्रीक्वेंसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, ये जेनेटिक्स की थ्योरी में आपको समझाया गया होगा कि जीन फ्रीक्वेंसी को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो अगर 0.4 लिया दिखा हुआ है यहाँ पे फीमेल्स के बारे में, तो दैट मीन्स 40% फीमेल्स आर हैविंग दिस पर्टिकुलर सेक्स लिंक एलील
एंड 80% मेल्स दे आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एलील। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि पूरी पॉपुलेशन में ओवरऑल, यहाँ तो मेल फीमेल का अलग अलग बताया गया है ना, और पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सपोज द एंटायर पॉपुलेशन, इसमें हम मान लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में 100 मेल्स आर देयर एंड 100 फीमेल्स आर देयर। क्लियर, 100 मेल्स हैं यहाँ पे और 100 फीमेल्स हैं। तो परसेंटेज मेल्स का कितना है? 80% और फीमेल्स का कितना है? 40%। तो मेल्स का 80%, फीमेल का 40%। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? 120, 120। टोटल कितना था? 200। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। 100 फीमेल्स में 40 फीमेल्स के पास ये सेक्स लिंक एलील था। 100 मेल्स में 80 मेल्स के पास ये सेक्स लिंक एलील था। तो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन में 200 की पॉपुलेशन हो गई, और 200 की पॉपुलेशन में जो ओवरऑल 120 इंडिविजुअल्स कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल, दे आर हैविंग दिस सेक्स लिंक एलील। तो 120 अपॉन 200 into 100 gives the percentage of this sex linked allele in the entire population, and this comes out as 60%। तो पूरी पॉपुलेशन में ये 60% है, और 60% तो परसेंटेज निकला इसका जीन का। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो अगेन इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो जीन फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो 0.6 आ गई। ठीक, और इसी जीन फ्रीक्वेंसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन में किया था कि 0.4 को 40 बना दिया था और 0.8 को 80 बना दिया था। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बाल्डनेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 men, 7,225 were found to be normal. In a sample of same size, how many females are expected to be normal? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ रखा है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ बाल्डनेस, क्वेश्चन दिया है कि बाल्डनेस के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो बाल्डनेस क्या है? एक सेक्स लिमिटेड जीन है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, सॉरी। ठीक है, तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट ये फीमेल्स में कब कॉज होता है? बाल्डनेस जनरली आपने फीमेल बाल्ड नहीं देखे होंगे। बाल्ड मतलब, बाल्डनेस का मतलब गंजापन। ठीक है, तो फीमेल्स आपने जनरली बाल्ड नहीं देखी होंगी। फीमेल्स कब बाल्ड होती हैं? जब इनमें बाल्डनेस के दोनों जीन डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि फीमेल के केस में फीमेल तभी बाल्ड होंगी जब इनमें दोनों जो बाल्डनेस के जीन हैं वो डोमिनेंट होंगे। और मेल्स में एक भी डोमिनेंट अगर जीन बाल्डनेस का प्रेजेंट है तो वो बाल्ड हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मेल का भी केस लिखा हुआ है। अगर मेल होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो तीनों ही केस में, ये 3 केस सामने दिख रहे हैं, तीनों ही केस में मेल जो है वो बाल्ड दिखेगा। ठीक, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने पढ़ रखा है थ्योरी में कि फीमेल कब किस केस में बाल्डनेस शो करती है और मेल्स किस केस में बाल्डनेस शो करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया हुआ है कि एक 10,000 मेन की पॉपुलेशन है, मेन यानी कि मेल्स। ठीक है, 10,000 मेल्स की पॉपुलेशन है जिसमें 7,225 जो है वो नॉर्मल है। ठीक, अब आप ये देखिए कि फिर नॉर्मल है तो बाल्ड कितने हैं। ठीक है, अब आप मेल्स का केस देखिए। मेल्स के केस में यहाँ पे लिखा है 7,225 दे आर व्हाट? नॉर्मल। ओके, तो अगर इतने नॉर्मल हैं तो बाल्ड फिर कितने हुए? 10,000 में। टोटल तो 10,000 है ना, 10,000। बाल्ड कितने हुए? 2,775। 10,000 में से हमने 7,225 माइनस किया तो नॉर्मल आए 2,775। क्लियर? अब जो मेल्स का क्रॉस है उसमें कितने ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जिसमें कि अफेक्टेड केस हैं? 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिसमें कि अफेक्टेड केस हैं, और टोटल अफेक्टेड कितने हैं? 2,775, यानी कि 3 ब्लॉक्स, जो 3 ब्लॉक्स यहाँ पे हैं, 3 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 2,775। तो एक ब्लॉक कितने के बराबर हुआ? एक ब्लॉक हुआ 2,775 डिवाइडेड बाई 3, दैट कम्स टू 925।
ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया कि 925 जो है वो एक ब्लॉक की वैल्यू है। और क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया था कि इतनी ही पॉपुलेशन में 10,000 अगर फीमेल्स हैं तो उसमें कितनी फीमेल्स अफेक्टेड होंगी। अब आप फीमेल्स का देखिए केस, फीमेल्स के केस में सिर्फ मैंने बताया था कि जब दोनों ही डोमिनेंट होंगे, दोनों भी डोमिनेंट होंगे तो फीमेल्स अफेक्टेड होंगी यानी बाल्ड होंगी। तो 10,000 फीमेल में 4 ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स अफेक्टेड दिख रहे हैं? ओनली 1, ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ 1 ब्लॉक इज 925, देयरफॉर द आंसर इज आउट ऑफ दिस 10,000, ठीक है, 925 विल बी अफेक्टेड and 9,075 they will be normal. So students, that's all for today. Hope आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे हम पेडिग्री चार्ट देख के बता सकते हैं कि डिजीज़ या डिसऑर्डर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।